अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। बदस्तूर मियाँ साहब जो हमेशा मेहरबान रहे हैं, बड़ी और इज्जत कर देते हैं, एक दफ़ा फिर उनकी मेहमान नवाजी से मैं और मेरे साथी लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये कि जाहिर है कि जहाँ सियासतदान मिलते हैं तो मुल्क की सूरत हाल और मुल्क की सियासत पे ही बात होती है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुल्क की सूरत हाल पे कोई भी गुफ्तगू होती है तो वो बड़ी मायूस कुन और डिप्रेसिंग होती है, क्योंकि हालात इतनी तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है कि इन इलाकों में लोगों का जीना। और ये हर जगह पे सवाल उठता रहा है कि बाकी एक साल कैसे गुजरेगा और मुल्क का क्या हो। लोग तो खुदकशियाँ कर रहे हैं भूख के मारे, बच्चे बेच रहे हैं, इस्लामाबाद में जाके ऐवान सदर के सामने अपने आप को जला देते हैं। तो ये तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके जो उनका अज़ाब। This time check is brought to you by Waves. लगी हुई है और जिन मुश्किलातों में मुल्क डूबा हुआ है, उसको निजात किस तरीके से और कौन सी तरफ से मिलेगी। तो इस पे आज जो मियाँ साहब और उनके साथी और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, इसी पे ही गुफ्तगू हुई है कि हालात जो हैं वो बहुत नाजुक हो गए हैं और इलेक्शन में अभी एक साल रह गया है। अगर बीच में कोई और नई सूरत हाल पैदा नहीं होती तो ये एक साल कैसे गुजारना है, इससे कैसे निपटना है, कोई नई डायरेक्शन, कोई नया किबला तलाश करना चाहिए, कोई तब्दीली, बुनियादी तब्दीली फ़ौरन लानी चाहिए। तो इस सिलसिले पे हमारे तबादला ख्याल हुए हैं और सब हम जो मौजूद थे मीटिंग में, मियाँ साहब, उनके साथी और मैं, हमें इस पे सोचना है, किसी हल, किसी सलूशन की तलाश में, और सलूशन ज़रूर निकालनी है, वरना एक साल का अरसा जो है वो बहुत लंबा है। और अगर ये हुक्मरान बैठे रहे तो मैं तो समझता हूँ कि सब जो सियासी पार्टियां हैं वो इस बात में कम से कम यकरा है कि इनसे कोई साफ़ सुथरी शफाफ इलेक्शन कराने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसलिए 20वीं तरमीम का भी सिलसिला असेंबली में है और इस नुक्ते पे इख्तलाफ हैं जो हल करने की कोशिश की जा रही है कि निगरान हुकूमत जो हो वो किस किस्म की हो और उसके क्या अख्तियारात हो। तो जनरल डिस्कशन हुई है इस पर और आइंदा भी होगी। मियाँ साहब सिंध आने वाले हैं, का प्रोग्राम बन गया, इंशाअल्लाह वहाँ भी मुलाकात होगी और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश हम करते रहेंगे। ये आपकी जो दोनों जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और आप, इनके आपस में इंजमाम का भी, मर्जर का भी कोई इम्कान है? मर्जर का सवाल ये है कि हमारी जो पार्टी है ना वो इलाकाई पार्टी है, सिर्फ सिंध तक मौजूद है और उसका जो है वो एक नुकाती प्रोग्राम है कि मुल्क में कॉन्फेडरल निज़ाम हो। तो
अगर हम किसी ऐसे इत्तेहाद में शामिल भी हो जाएं जो मुल्क गिर पार्टियों का इत्तेहाद है, तो हमारा किरदार जो है वो तो बड़ा मौजूद रहेगा, लेकिन हमने इसको रूल आउट नहीं किया है। और जो यहाँ आज गुफ्तगू हुई है वो हम अपनी पार्टी के तंजीम के जो लोगों हैं, हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के है, उसमें हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह किसी मुस्बत नतीजे पे पहुँचेंगे। इसके आइंदा सियासत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? सबसे पहले तो मैं जनाब मुमताज़ भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये तशरीफ़ लाए और हमें मौका अता फरमाया कि हम इनकी मेज़बानी कर सकें। हमें ये शर्फ़ हासिल हुआ है और मैं इनका मशकूर हूँ बहुत। मैं जब कराची जाता हूँ, जब भी इनके पास जाता हूँ, तो ये भी माशाल्लाह बहुत जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं और बहुत मेहरबानी करते हैं। आज हमारी जो गुफ्तगू हुई है उसका खाका अभी जनाब मुमताज़ भुट्टो साहब ने आपको बताया है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में अच्छी जो है वो आपस में ताउन की इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम मिलकर आइंदा आने वाले वक्त में चलेंगे। तो अभी आपने फरमाया है कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फ़र्द जुर्म जो आयद की गई है, मैं समझता हूँ जी कि मेरे दिल की अगर आप बात पूछते हैं तो ये हुकूमत का ये कारनामा बड़ा अफसोसनाक है कि हुकूमत ने अजीब तमाशा लगाया हुआ मुल्क में और पूरी कौम को, मुल्क को एक तमाशा बना दिया है। और देखें क्या हुकूमत कर रही है। आप मुझे ये बताइए, क्या जो मुल्क का पैसा एक आम आदमी के खून पसीने की जो कमाई है वो अगर स्विस बैंक्स में होगी या पाकिस्तान का पैसा अगर स्विस बैंक्स में होगा और फिर उसको रिश्वत के ज़रिए से या लूट मार के ज़रिए से उसको वहाँ पे पहुँचा दिया गया हो, तो क्या ये कौम जो है ये मुतालबा नहीं करेगी कि ये हमारे खून पसीने की कमाई को, हमारे टैक्स पेयर के पैसे को ये वापस लाया जाए? ये जो बार बार ख़त लिखने की बात हो रही, मेरा ख्याल है कि ये ख़त जो है इसका कोई मकसद और मतलब अवाम को आप मीडिया ज़रूर समझाए। ये ख़त क्या है? ये भी ख़त ये है कि ये पाकिस्तान के अवाम का ये मुतालबा है कि ये पैसा मुल्क की अमानत है, कौम की अमानत है, पाकिस्तान के गरीब अवाम की एक कमाई है, इसे मुल्क में वापस आना चाहिए। तो वो ख़त लिखेंगे तो वापस आएगा ना। अब या तो मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत उसको वापस लाने से क्यों कतराती है, ख़त लिखने से क्यों कतराती है। ये तो पैसा पाकिस्तान का पहले दिन आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो कोई शख्स भी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का रुपया, पाकिस्तान की एक हमारी कौमी अमानत जो है वो एक शख्स जो है उसको बैंकों में रख के बैठ जाए और उसके बाद फिर जो है वो आगे से जो है वो कहे कि मैं ख़त लिखने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं लाने के लिए तैयार नहीं हूँ, और इससे फिर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कुर्बानी की भीड़ चढ़ जाए। मुझे तो ये मंतक समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है कि अब देखना ये है कि ये कमिटमेंट किसके साथ है। कमिटमेंट क्या मुल्क के साथ है या फिर कमिटमेंट जो है वो लूट मार के साथ है। मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कौम के सामने कि लूट मार का पैसा है, उसके साथ कमिटमेंट है कि जनाब उसको हमने वापस नहीं, या फिर मुल्क के साथ कमिटमेंट है कि पाकिस्तान ये आइन पे वज़ीर आज़म ने भी हल्फ लिया होता है आइन की पासदारी का। मेरा ख्याल है कि
हर शख्स का ज़मीर जो है उसको उसके मुताबिक सोचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को भी अपने हल्फ के मुताबिक सोचना चाहिए कि उनको क्या इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। इस वक्त गवर्नमेंट के तमाम वज़रा, उनके इत्तेहादी और वज़ीर-ए-आज़म खुद वो ये तासुर देने में मसरूफ़ है कि अदलिया न्यूट्रल नहीं रही। सुबह जितने भी इत्तेहादियों ने बात की, उन्होंने भी ये तासुर देने की कोशिश की कि अदलिया जिस तरह जानिबदार हो चुकी हुई है। इस तासुर को किस तरह देखते हैं आप? इत्तेहादियों की जो आप बात कर रहे हैं और हुकूमत के साथ इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, अगर इत्तेहादी भी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना जी कि ख़त ना लिखा जाए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इत्तेहादियों को भी सोचना चाहिए क्या वो वाक़तन हुकूमत के इस हुकूमत के इस मौक़िफ़ में उनका मुकम्मल साथ दे रहे हैं, जो कि दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कौम की जो सोच है, जो कौम की ख्वाहिशात है, बिल्कुल उसके बरक्स है, बिल्कुल बरक्स है। और अगर हुकूमत इस वक्त उसके जो वो इनकरेज फील करती है या वो समझती है कि जी बस अब वो अपना जो है वो जो चाहे कर सकती है, तो इत्तेहादियों की सपोर्ट की वजह से हुकूमत ऐसा महसूस करती है। मैं समझता हूँ कि इत्तेहादियों को भी ज़रूर सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, और वो इस हुकूमत के साथ ऐसे मामले पे खड़े हैं जहाँ पाकिस्तानी कौम का पैसा हो और वो हुकूमत कहे कि मैंने वो वापस पैसा नहीं मंगवाना, और वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये नाजायज़ जो है वो एक बहतान लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या मुझे आप बताएं, आज पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो नहीं चाहता कि स्विस बैंक से ये कौम की अमानत कौम को वापस मिले? तो सुप्रीम कोर्ट में तो वही कह रही है कि उसको पैसे को वापस लाया जाए, और पैसा तभी वापस आ सकता है कि खत लिखा जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें कोई नाजायज़ बात कर रही है? मेरे ख्याल में कोई भी ज़ही शऊर आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हमायत के लिए बिल्कुल जो है मजबूती के साथ जो है वो आपको खड़ा नजर आएगा। यानी देखें, हुकूमत के साथ मिलके एक हुकूमत के गलत मौक़िफ़ के ऊपर साथ खड़ा होना वो भी कितनी बुरी बात है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नाजायज़ हमले करना उससे भी बुरी बात है। ये कौम तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर इत्तेहादी अगर ये काम कर रहे हैं तो इंतहाई नामुनासिब, और ये मैं कहता हूँ कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है ये काम। जैसे कि आपने कहा है कि आपके दो पहले भी सामने आते रहे। एक आपने इंटरव्यू दिया था सोहेल बड़ाइच को, जिसमें आपने एतराफ़ किया था कि माजी में जो मुकदमा आपने दर्ज किए जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे, वो मुकदमा एजेंसियों के दबाव में आके किए, वो रिटन आकर आपने नहीं मेरा सवाल सर। हाँ, दूसरा, कुछ अर्सा पहले आपने इंटरव्यू दिया था प्राइवेट टीवी चैनल को, जिसमें आपने कहा था कि सदर साहब को इस्तना हासिल है, तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है? आपका एक पहले देखिए बात प्लीज ना देखें, या अगर मेरी बात सुने, ये इस हवाले से ऐसी बात नहीं हुई, और फिर मैं कैसे ये बात कह सकता हूँ? मैंने एजेंसी को कहने पर मैंने मुकदमात दायर किए, जबकि मुकदमात खुद फारूक लगाई साहब जब सदर थे, और फिर एक यहाँ पे एक केयर टेकर सेटअप था, उस केयर टेकर सेटअप में ये मुकदमे उन पे दायर किए गए थे। ये मेरा ख्याल है कि अब ये बात हमेशा के लिए क्लियर हो जानी चाहिए। उस वक्त हुए थे, और बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस करती रही, इलेक्शन हो गए, हमारी हुकूमत आई, हाँ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी रहा। एक दूसरी बात अभी आपने कही है, हाँ, देखें इस्तिस्ना का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, इस्तिस्ना के पीछे छुपने का कोई जवाब किसी को नहीं है। ये कौम की अमानत है, इस्तिस्ना है या नहीं है, कौम की अमानत को वापस आना चाहिए, कौम का पैसा कौम को वापस मिलना चाहिए,
और इसमें ये इस्तिस्ना वाला मामला ये कौम नहीं समझती, ये मुझ जैसा बंदा भी नहीं समझता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। भी कौम का पैसा है, पहले वो कौम को वापस मिले, फिर इस्तिस्ना की बात बाद में करेंगे। ये कौम तो ये समझ जानना चाहती है और कौम ये देखना चाहती है कि ये हो। मियां साहब, जैसे कि आपने कहा कि कौम ये चाहती है कि उनका लुटा हुआ पैसा वापस लाया जाए, और ये कई सालों से केस चल रहा है और कानून का असूल है जस्टिस डिलेज इज अ जस्टिस डिनाइड। आप इसे किस तरह देखते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट एक उसके कवानीन हैं, उसके रूल्स हैं, आइन के मुताबिक चलती है और फिर वो हर यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। मैं इसलिए शुरू में कहा है कि इस हुकूमत ने अपने आप को भी तमाशा बनाया हुआ है और पूरे मुल्क को भी तमाशा बना दिया है, अपने कौम की नज़रों में भी और गैर मुल्कियों की नज़रों में भी। ये हुकूमत, और देखें हर स्टेप पे ये रुकावटें खड़ी कर रही है, हर स्टेप पे रुकावटें खड़ी कर रही है। और ये चीज़ जो है, ये मैं समझता हूँ कि ये किसी को भी काबिल, कुछ चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ये किसी को भी काबिल कबूल नहीं है ये बात। और काम खुद गलत किया हुआ है, कसूरवार अब हुकूमत जो है वो अदालत उज़्मा को ठहरा रही है, काम खुद गलत किया हुआ है और इस्तिस्ना के पीछे छुपने की कोशिश हो रही है, काम खुद गलत किया हुआ है और इल्ज़ाम जजों पे दिया जा रहा है। ये काम नहीं होगा, ये इसको नहीं हम चलने देंगे, ये मामला नहीं चल सकता ऐसे। आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सियासी शहीद होकर अपनी जो करप्शन है उसे छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो उनके पास करप्शन के इल्ज़ाम आने वाले दिनों में आएंगे तो इसमें ही उलझा दिया जाए, सारी चीज़ें दब जाए। मुझे नहीं मालूम है ये कौन सी शहादत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। शहादत तो किसी बहुत बड़े रुतबे का नाम है। ये तो करप्शन के केस में शहीद अगर किसी ने होना है तो उसकी अपनी मर्जी है, दर्जा शहादत का उसको नहीं मिलेगा। 11 साल तक यही केसेस चलते रहे, आसिफ जरदारी साहब उसके जेल में भी रहे, यही बहुत से जजेस जो हैं वो उन केसेस को सुन भी चुके हैं। तो सारा मामला तो सामने है, फिर कोई अना दरम्यान में है, असल मामला क्या है, या फिर वाकई वो पैसा है जो कौम का वापस आना चाहिए और हर सूरत में आना चाहिए? हर सूरत में ये पैसा वापस आना चाहिए। कौम उस पैसे को मुल्क के अंदर वापस आते हुए देखना चाहती है और कोर्टें अदालतें इसी काम के लिए होती हैं। कोर्ट्स इस गलतकारियों का वही अपना फैसला करती हैं और उन्हीं के हुक्म के ज़रिए से जब कोई माने ना माने, कोई अपने कसूर का एतराफ़ ना करे, तो फिर कोर्ट्स फिर जो है ना वो रूलिंग्स देती हैं, फैसला करती हैं, डिसाइड करती हैं और फिर उनके पास ये इख्तियार है। उसके बावजूद जो है वो फिर कोर्ट के हुक्म अदूली की जाए, हम आज यही मंजर अपने सामने देख रहे हैं। ये मंजर, ये तमाशा, ये तमाशा हुकूमत कर रही है। ये हुकूमत इसके मुकम्मल तौर पे 100% हुकूमत जिम्मेदार है, उसके इत्तेहादी भी इसके जिम्मेदार है। इस वक्त हुकूमत और उसके इत्तेहादी मुकम्मल तौर पे अदलिया पर चढ़ाई किए हुए हैं। ऐसी सूरत में अदलिया को अगर पब्लिक की सपोर्ट चाहिए होगी, जो अल्टीमेटली पब्लिक की सपोर्ट की तरफ अदलिया भी देखेंगी, या अगर हुकूमत और उसके इत्तेहादी मुकम्मल तौर पे अदलिया पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो PMLN अदलिया की सपोर्ट के लिए बाहर निकलेगी। मैं अभी यही तो अल्फाज कह रहा हूँ, मेरे तमाम गुफ्तगू की स्पिरिट यही है जो मैं अभी कह रहा हूँ। और हुकूमत इस मामले में अदलिया पे चढ़ाई उसने ज़रूर की हुई है जो कि नाजायज़ है। बाकी सारी कौम अदलिया के साथ है, सारी कौम अदलिया के साथ है इस मामले में। जब आप समझते हैं कि जो ये सारी सूरत हाल है इसको किसी मियां साहब ये बताइएगा कि जिस तरह इस वक्त सूरत हाल बन गई है और पर्दे जो माइज हो गई है, अगर वज़ीर-ए-आज़म को सजा सुना दी जाती है अदालत की तरफ से, तो कोई आमर अगर जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिश करेगा तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आमर को क्या ज़रूरत है जमहूरियत पर शब खून मारने की? हम अल्लाह के फजल से पार्लियामेंट बाकी मौजूद है, हम जैसे लोग भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये हमारे होते हुए आमर नहीं आ सकता। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब में अब इनकी बारी है। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही थी कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे और सेनेट इंतखाबात भी हम बिला मुकाबला जीतेंगे। अब मुस्लिम लीग नून का भी स्टांस कुछ ऐसा लग रहा है कि सेनेट इंतखाबात ना हो, जो नॉमिनेशंस पार्टी की तरफ से आए, कोई और कैंडिडेट ना हो, वही लोग इलेक्ट हो जाएं। कैसे देखते हैं, कौन सा तरीका? नहीं मेरे भाई, आपको लग रहा होगा,
और शायद किसी को नहीं ऐसा लग रहा, मुझे खुद भी नहीं ऐसा लग रहा। हम तो मेरा ख्याल है कि आइन कानून और जो अपना वो एक तरीका है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। हमने तो अपना मेंबर्स का नाम भी अनाउंस कर दिया है, सॉरी कैंडिडेट्स के नाम भी अनाउंस कर दिए हैं। हम उस जाने बढ़ रहे हैं। मेरे बारे में बहुत कुछ क्या सराहियाँ की जाती थी आज से 2, 3, 4, 5, 6 महीने पहले कि जनाब ये रोकेंगे, ये रुकावट बनेंगे हर मामले में। आज देख लें, आइन कानून की जहाँ तक बात है, हम किसी चीज़ में रुकावट बनने के लिए, लेकिन हम अपना ये सिक्काशाही नहीं चलने देंगे। ये बिल्कुल सिक्काशाही है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सैबोटाज करना, सुप्रीम कोर्ट के लिए रुकावटें पैदा करना, और कसूर अपने हैं, और जो है वो जो है अटैक सुप्रीम कोर्ट पे किया जा रहा है, उसका जराइम खुद किए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को के कंधों पे डालने की कोशिश की जा रही है। ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मियां साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि पंजाब में मैंने शेरों को कंट्रोल कर लिया है। दूसरी तरफ वो एमपीएम से बगलगीर हो रहे हैं, जिनके खिलाफ वो लंदन में मुकदमात लेके गए थे कि वही कत्लो गारत गरी कर रहे हैं। धोखा नहीं दिया जा रहा सरासर वहाँ को? शेरों को कंट्रोल कर लिया। एक तो शेर कभी कंट्रोल होते नहीं है और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि कौम को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, उसमें हर जो लीडर था सियासी पार्टी का, उसके स्टेटमेंट ज़रा उठा के देखें, उनका मुवाजना आज के स्टेटमेंट से करें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि कितनी कलाबाजियाँ कितनों ने खाई हैं। हमारा उस दिन का स्टेटमेंट और आज का हमारा मौक़िफ़ और स्टेटमेंट एक है, उसमें ज़रा बराबर का फ़र्क नहीं है। और फिर बाज़ इन जो तब्दीली लाने का नारा लगाने वाले जो लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट देख लें और आज का उनका मौक़िफ़ देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ये चीज़ें होती हैं जो पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारा लीडर जो है वो क्या मौक़िफ़ से हटता है या कलाबाजियाँ खाता है, या वो स्टेड फास्ट रहता है, या वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम रहता है, असूलों को कुर्बान नहीं करता अपने इक़्तिदार की ख्वाहिश के लिए, और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटता। जो कहता है वो करता है। तब्दीली का नारा लगाकर तो स्टेटस को के लोगों को बीच में नहीं लेके आता। तब्दीली का नारा लगाकर उन लोगों को वापस नहीं लाता जो इस मुल्क की आज की सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये सारी जो है वो जो मसाइल खड़े किए और जो सारी खराबियों के जड़ हैं, जो आप देख लें, कहा कुछ था, आज हो कुछ रहा है। ये खेल कौम के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये खेल कौम के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये सियासतदानों को डबल स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाने चाहिए। अपने डबल स्टैंडर्ड्स का मालिक सियासतदानों को नहीं होना चाहिए। अफसोस यही कि डबल स्टैंडर्ड सामने नजर आ रहे हैं, और ये हाँ, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ये मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक सूरत हाल है। और कौम पहचान यही पहचान होती है किसी सियासतदान की, और कौम को देखना चाहिए कि क्या हमारे सियासतदान जो मुंह से कहते हैं वो उस पर खड़े रहते हैं या उससे पीछे हटते हैं। उनका भी आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम यही होता है कि आपने इलेक्शन के बाइकआउट का वादा किया और बाद में इलेक्शन नहीं गए। मेरा हमारी पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि पीपल्स पार्टी अगर बाइकआउट करेगी तो फिर हम करेंगे। अगर पीपल्स पार्टी बाइकआउट नहीं करती तो फिर उस बाइकआउट का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बातें हमारी लंदन से चल रही है, APC से लंदन से चल रही हैं। और आप देखें, मैं अब आपको बताऊं, अगर हम इससे पीछे हट जाते और फिर बॉयकॉट कर लेते, ये जज कभी बहाल ना होते, अदलिया कभी बहाल ना होती, आज भी डोगर कोर्ट आपके सर पे बैठी होती। अगर हम उससे पीछे हट जाते, मुशर्रफ को अपने तमाम जराइम की माफ़ी मिल चुकी होती, जरदारी साहब के हाथों और उनकी जो है अपनी पार्लियामेंट के हाथों।
और फिर अगर हम अपना पीछे हट जाते और इस मौक़िफ़ में कायम ना रहते, NRO भी असेंबली से पास हो गया होता, तो लिहाजा और बहुत कुछ हो गया होता, बहुत कुछ हो गया होता। तो इसलिए ये आप समझने की कोशिश करें कि हमने अल्लाह के फजल करम से बहुत सारी खराबियों को रोका कि हम कौमी असेंबली में और पार्लियामेंट में मौजूद थे, और कभी ऐसी बात नहीं की। आप तमाम मेरे बयान उठा के देख लें, मैंने लंदन APC से कहा था कि बॉयकॉट, इफेक्टिव बॉयकॉट के लिए सब पार्टियों को बॉयकॉट करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। जब और मैंने उनको कायल करने की बड़ी कोशिश की, आए बॉयकॉट करें, आए बॉयकॉट करें। अगर बॉयकॉट होता तो मुशर्रफ 2009 में जाने के बजाय 2008 में रुखसत हो जाता। तो इसलिए जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बॉयकॉट सबका मिलकर होता तो इफेक्टिव बॉयकॉट होता। कौम आम इंतखाबात की तरफ जा रही है, कौम आम इंतखाबात की तरफ जा रही है, और BC मैं ये सब आइंदा इलेक्शन कब देख रहे हैं और क्या आप असम्बलियों से इस्तीफे देंगे? एक सवाल। दूसरा ये कि मेमो इशू के ऊपर पीपल्स पार्टी कह रही है कि मियां साहब पहले तो बहुत सरगर्म थे, फिर लंदन चले गए, उसके बाद कोई पता नहीं। मेरा ख्याल मैं ये इलेक्शन, ये जो इस्तीफों वाली बात थोड़ी सी अपना होती रहती है, लेकिन मैं कई दफ़ा जवाब भी दे चुका हूँ, एक दफ़ा फिर जवाब दे देता हूँ कि इस्तीफ़े हमारी जो है ना ये कोई माने नहीं रखते। मुल्क, कौम और इदारों को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फिर यकीन पाकिस्तानी कौम की बेहतरी के लिए जब भी इस्तीफ़ों की वाक़तन ज़रूरत पड़ी तो आप देखेंगे हम एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं, और लेकिन फिर उससे जो मकासद हम हासिल करना चाहते हैं वो मकासद हासिल हों, बेकार इस्तीफे न चले जाएं। एक नंबर 1। नंबर 2, आपने जो सवाल पूछा था, क्या आप कब देख रहे हैं इलेक्शन कब होगा? कुछ और पूछा था हमने। आपने कहा था मेमो गेट जो है, मैं उसी जगह खड़ा हूँ जिस जगह मैं पहले दिन खड़ा था, जिस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद गया था, पिटिशन अपनी लेकर गया था। चारों सूबों से हमारी पार्टी ने पिटिशन दायर की थी और फिर मैं खुद पेश हुआ, और जो मैंने वहां जाकर कहा आज भी मैं वही कहता हूं, जो मैंने जाके किया आज भी वही कर रहा हूं, जो मेरा उस दिन मौक़िफ़ था आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है। उस पर कहाँ आपने कोई शिफ्ट देखी है, या तो बताइए। लेकिन जिन और लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी उनको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, उनको जो है ना वो जो है वो लेके आने चाहिए, वो फैक्ट्स, वो फिगर्स और वो एविडेंस जो कि उन पे लाजम बनती है लेके आना। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, जितना मुझे पता था मैंने वो बता दिया, जितना मुझे जानना चाहिए था वो मैं आज भी जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तमाम चेहरे कौम के सामने आए और कौम को पता लगे कि हाँ जनाब ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये तो फिर आप उन्हीं से पूछें, मंसूर साहब से। अगर मैं उनका नुमाइंदा एजेंट होता तो मैं आपको जवाब दे देता। अपोजिशन से अभी जैसे आप बैठे भी हैं, अपोजिशन से राब्तों का आपने अंदिया भी दिया था कि हो रहे हैं। अब जो आज की सूरत हाल है, फर्द जुर्म भी आयद होगी, प्राइम मिनिस्टर पर क्या देख रहे हैं कि बहुत जल्द अपोजिशन के जो दीगर हल्के हैं उनके साथ बैठ के कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस तरह की कोई मीटिंग होगी जिसमें आइंदा का मुश्तरका तौर पर लाएमन आए? जी, हम यकीनन ये करते रहते हैं, आइंदा भी करेंगे। अपनी पार्टी से भी पहले मरहले में बात करेंगे, फिर उसके बाद पार्टी से बाहर निकल के बाकी पार्टियों से भी बात करेंगे। यकीनन आज मैंने मोहतरम भुट्टो साहब से आज ये गुफ्तगू की है, नहीं लाइंस में हमारी बातें होती रही हैं, इनके साथ हमारी कंसल्टेशन यही होती रही है, और इसी तरह से हम आगे भी करेंगे, शायद मिल के करेंगे। मैं और मुमताज़ भुट्टो साहब मिल के हम इस मामले को आगे लेके जाएंगे, यकीनन लेके जाएंगे। आप किस तरह देखते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी के ज़ेरे असर आइंदा के आम इंतखाबात को किस तरह देख रहे हैं? क्या आपके लिए काबिल कबूल होंगे? देखिए, बात यह है कि ये भी अभी आपके सामने
वैसे मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुमताज़ भुट्टो से बाद मीडिया को आगाह कर रहे थे मुलाकात की तफसीलात से। यहाँ वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।